Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. So today we are discussing about the Constituent Assembly of India. Okay, so firstly we will see the definitions of Constituent Assembly. Then secondly we are discussing about the historical background. I have written in short form, that is as background means historical background of Indian Constitution. Okay, so not historical background of Indian Constitution, historical background of Constituent Assembly. Okay, how the Constituent Assembly of our India has been formed. We are discussing secondly. So the today lecture I will be using both language, that is Hindi and English. Okay, so the definition जो है Constituent Assembly का, it is a body of the person assembled for the purpose of drafting Constitution of India. Okay, so ये इतना difficult भी नहीं है. मतलब हमारा जो Constituent Assembly है, ठीक है, वो क्या है, एक गैदरिंग है, एक पीपल का गैदरिंग है. ठीक है, मतलब पीपल का गैदरिंग जो जैसे हम एक कॉलेज में जैसे गैदर होते हैं, वैसे एक किसी जगह पे एक गैदरिंग है. ठीक है, पीपल का गैदरिंग है. वो क्यों गैदर हुए? फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, मतलब दे हैव बीन गैदर्ड देयर फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, सो ये क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है, गैदरिंग है, एक ग्रुपिंग ऑफ पीपल है. ओके, इट इज अ बॉडी, अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल. ओके, assembled there. Okay, assembled for the purpose of making Indian Constitution. Okay, this is all about the definition of Constituent Assembly. So when you talk about the historical background, the Constituent Assembly of India was introduced on 1946 under the provision of Cabinet Mission Plan 1946. Okay, so हमारे देश में बहुत मिशन आए हैं. ठीक है, वैसे क्रिप्स मिशन को ले सकते हैं, मोर्लिमिंटो रिफॉर्म्स, then Government of India Act 1935, 1918, 1999. So many act has been introduced in India. Okay, but the last act, not say last act, but the Cabinet Mission Plan, which was introduced in 1946. तो जो ये 1946 में एक एक्ट आया था, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार से एक्ट आया था. तो उसमें क्या प्रोविजन था, उस एक्ट में क्या बताया था कि जो अब मतलब पहले तो हमारा जो देश था वो ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश के कब्जे में था. ठीक है, इट इज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. सो 1946 में जो एक्ट आया जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, वो एक्ट क्या इंट्रोड्यूस किया, वो एक्ट ने क्या प्रोविजन लाया कि अब इंडियंस भी अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, वो ऐसा प्रोविजन लिया. ठीक है, तो 1946 में जब एक कैबिनेट मिशन आया, तो वही मिशन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया, उसे क्या बोल सकते हैं, एक प्रोविजन लेके आया. और वही मिशन के तहत हमारे देश में क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना. कब? 1946. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, so secondly, okay, this is all about the definition of Constituent Assembly and historical background of Constituent Assembly. Okay, secondly we are discussing about the how means the formation of Constituent Assembly and कितने आदमी थे. ठीक है, Constituent Assembly में कितने आदमी थे, मतलब वो कहाँ से कितने लोग, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कितने लोग इलेक्टेड थे, कितने नॉमिनेटेड थे Constituent Assembly, वो सब हम वो दूसरे में देखेंगे. ठीक है, सो इसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ. ठीक है, सो आई हैव रिटन some briefly about the formation and composition of Constituent Assembly. ओके, सो हमारा जो Constituent Assembly था उसमें कितने लोग थे, मतलब कहाँ से लोग इलेक्ट होके आते थे, और उनमें कितने सारे लोग थे, कहाँ से इलेक्ट होके आते थे, कैसे इलेक्ट होते थे, और वो सब मैंने यहाँ पे ब्रीफली लिखा हूँ. ठीक है, तो एक क्या है, मतलब क्या ये सीए है, मतलब ये इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ. इसका सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइज मेंबर्स सेलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज एज वेल एज द नॉमिनेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट. ओके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स कहाँ से आते हैं, मतलब मेंबर्स आते हैं एक आते हैं हमारा नॉमिनेटेड होके. ओके, यहाँ पे लिखा हूं मैंने मेंबर सेलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और आप लिख सकते हैं नॉमिनेटेड. ओके, नॉमिनेटेड इलेक्टेड. ओके, ओके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स है वो क्या होते हैं, हमारा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मतलब जो आज का हमारा जो क्या है स्टेट है, वैसे उस टाइम पे क्या होता था, प्रोविंशियस होता था. ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जो प्रोविंशियल्स का एक असेंबली होता है. ठीक है, जो स्टेट जैसे हमारा एक स्टेट का जो असेंबली है, वैसे उस टाइम पे क्या होता था, एक प्रोविंशियल का एक खुद का असेंबलीज होता था. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं, वो एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो असेंबली होता है, वहां से क्या होके आते हैं, वो लोग इलेक्टेड होके आते हैं. ठीक है, और जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जो
राजा जो हमारे देश आजाद होने से पहले राजा का जो रूल था ना, मतलब छोटा छोटा राज्य बना के वो लोग बैठते थे, ठीक है। उस राज्य से क्या होके आते थे, नॉमिनेटेड होके आते थे, ठीक है। कुछ मेंबर्स क्या करते थे, हमारे प्रिंसली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्टेड होके आते थे, और कुछ मेंबर्स कहां से आते थे, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होके आते थे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइज मेंबर्स सेलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल legislature selected or elected by the provincial legislature assemblies as well as nominated members representing the princely state। means हमारा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्टेड होके और हमारा जो प्रिंसली स्टेट है वहां से क्या होके नॉमिनेटेड होके आते थे, ठीक है। तो हमारा कितना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना मेंबर्स था टोटल, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनिशियली 389 members which later reduced to 299 after partition of India 1947। ओके, जो हमारे जब पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तब वहां पे हमारे कितने मेंबर था, कितने मेंबर थे वहां पे, हमारा टोटल 389 मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। ओके, द टोटल स्ट्रेंथ वाज 389 मेंबर्स इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, बट लेटर इट वाज रिड्यूस्ड टू 299। ओके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल मेंबर्स थे पहले वो कितना था, 389 था। बाद में जब हमारा इंडिया पार्टीशन हुआ, ठीक है, पार्टीशन हुआ 1947 में, तब उसे रिड्यूस करके कितना बनाया उसको, मेंबर्स को 299। ओके, ये भी शायद क्लियर हो गया। सो यदि आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। Thirdly, on 9 December 1946, the Constituent Assembly of India meet for the first time, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये शॉर्ट आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मीट हुआ था, ओके, मीटिंग कब हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो है 9 दिसंबर 1946। ओके, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ था, ठीक है। और लास्टली द मेंबर्स वर पार्टली इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स वर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ओके, जो मेंबर्स होते थे वो मैंने पहले आपको बता दिया, प्रोविंस और ये जो क्या हुआ है, ये प्रिंसली स्टेट के बारे में। तो जो हमारे मेंबर्स था वो क्या थे, वो कोई इलेक्टेड थे और कोई क्या थे, नॉमिनेटेड थे, ठीक है। तो इलेक्टेड कहां से थे, इलेक्टेड थे हमारे प्रोविंस से, ठीक है, हमारे प्रोविंस से वो लोग इलेक्टेड थे, और नॉमिनेटेड थे वो लोग हमारे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ constituent assembly। okay, formation and composition of constituent assembly। okay, so I hope आपको ये सब समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। now we are discussing about the key figures of constituent assembly। okay, so हमारा जो constituent assembly था वहां पे की फिगर्स, मतलब कौन कौन लोग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, ठीक है। द पर्सन हु हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग दैट वन। ओके, so I have written some of the famous personalities who has contributed for the drafting of Indian Constitution। The personalities are B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and Maulana Abul Kalam Azad। Okay, they have also played a very important role in discussion and debate in the Constituent Assembly। So we are discussing in briefly one by one। Okay, so firstly we have B.R. Ambedkar। So B.R. Ambedkar, he was the chairman of drafting committee and played a major role in drafting the Indian Constitution। Okay, so the B.R. Ambedkar, everybody knows that B.R. Ambedkar become the first chairman। okay, not first chairman, B.R. Ambedkar, yes, first chairman। okay, so B.R. Ambedkar become the first chairman of drafting committee of Indian Constituent Assembly। okay, he has become the chairman of drafting committee, and he has also played a very important role in drafting the Indian Constitution। okay, the B.R. Ambedkar। Then secondly we have the Dr. Rajendra Prasad। okay, he become the president of Constituent Assembly। okay, the Dr. Rajendra Prasad has become the president of Constituent Assembly। okay, then later he become the first president of India। okay, so thirdly we have Jawaharlal Nehru। okay,
we all knows that Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Okay, I have written the same thing. He became the first Prime Minister of India and also provided the leadership and guidance during the framing of Indian Constitution. Okay, so the Jawaharlal Nehru has also played a very important role giving leadership and guidance while during the drafting of Indian Constitution. Okay, and later on he became the first Prime Minister of India. Okay, so fourthly we have Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, the Sardar Vallabhbhai Patel is also well known as the Iron Man of India. Okay, the Sardar Vallabhbhai Patel was also known as the Iron Man of India. So he has also played a crucial role in integrating princely state into Indian Union. Okay, the Vallabhbhai Patel he is also known as the Iron Man of India. So he has also played a important role. Okay, so basically जो हमारे देश था, ठीक है, जो हमारे देश था वो पहले कैसे था, मतलब एक प्रिंसली स्टेट, मतलब 500 से भी ज्यादा एक छोटा छोटा एक क्या था, राज्य, छोटा छोटा जो राजा रूल करते थे वो छोटा छोटा राज्य था, ठीक है। तो राजा रूल करते थे। जब हमारा इंडिया क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगा तो जो प्रिंसली स्टेट था वो एकदम बिखरा हुआ था, ठीक है। तो एक क्या था, वो एक यूनियन नहीं था, ठीक है, मतलब एक इंडिया नहीं था, मतलब वो बहुत क्या हुआ था, वो एकदम सेपरेट होके वो अलग अलग मतलब अपने अपने राज्य, एक राजा दूसरा राजा, वो अलग अलग राज्य चला रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो वल्लभ भाई पटेल है, जो हमारे देश का आयरन मैन भी कहकर हम उनको पहचानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो जो प्रिंसली स्टेट थे, जो प्रिंसली स्टेट था उसे यूनियन, ठीक है, सबको उसको क्या करना, वो इंटीग्रेटिंग करने के लिए, ठीक है, मतलब सबको एक साथ में लाने के लिए, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट है सभी को साथ में लाने के लिए और एक यूनियन बनाने के लिए, ठीक है, एक मतलब एक ही राज्य बनाने के लिए, ठीक है, सभी को इकट्ठा करके सिर्फ एक ही राज्य बनाने के लिए, मीन्स ही हैज प्लेड द क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन, ठीक है। उन्होंने एक जो प्रिंसली स्टेट है वो सबको क्या किया, एकजुट बना के एक इंडिया बनाने के लिए एकदम इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सो फिफ्थली वी हैव मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ओके, जो ये हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, वो एक क्या थे, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, served as president of Congress Party and contributed to the Constituent Assembly। सीए लिखा हूं मैंने, ठीक है, यहाँ पे सीए लिखा हूं, Constituent Assembly डिस्कशन एंड डिबेट्स। ओके, जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है वो क्या एक फ्रीडम फाइटर भी है, ठीक है, और उन्होंने एक हमारे कांग्रेस पार्टी का एक प्रेसिडेंट का पद भी उन्होंने संभाला हुआ है। और उन्होंने क्या किया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन होता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो क्या कर रहे थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए ना, मतलब डिफरेंट क्लासेस के पीपल, मैंने पहले बताया 389 मेंबर्स जो थे वो एकजुट हुए थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे और वो हमारे देश के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो वहां पे जो डिस्कशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वहां पे डिस्कशन में हमारा जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, जो एक फ्रीडम फाइटर भी है, उन्होंने एक इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, डिबेट्स एंड डिस्कशन में उन्होंने एक इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। So this is all about the key figures and the famous personalities of Indian Constituent Assembly, and also we can say they are the famous personality of India too. Okay, so the lastly we are discussing about the achievements. Okay, achievements of Constituent Assembly। जो हमारे Constituent Assembly था उसका achievements क्या क्या था, मतलब Constituent Assembly में ने क्या क्या किया, मतलब achievements क्या क्या था, ठीक है, तो वही हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ आपको, मतलब क्या क्या है, तो उसके बाद लाइन बाय लाइन उसका मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो सबसे पहला, ठीक है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सेकेंडली, इट एम टू क्रिएट डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर फ्रेमवर्क दैट वुड अपहोल्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने क्या एम किया है, मतलब इसने क्या एम किया है, तो इसने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बने, एक डेमोक्रेटिक बने, ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब सबका राइट, सब इंडिविजुअल का एक राइट हो, ठीक है,
पीपल कॉमन पीपल एक सबसे सुप्रीम हो वैसा, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने क्या किया है कि जो हमारा कंट्री है, कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या हो, वो एक कैसा क्रिएट है, वो डेमोक्रेटिक हो, वो कैसा बने, वो सेकुलर बने, ठीक है। और वो ऐसा बने कि क्या करे, वो जो सिटीजन है वो सभी सिटीजन्स का वो जो राइट्स है उसे क्या करे, बचा के रखे, ठीक है। ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बने जो कैसा क्या क्या क्रिएट करे, डेमोक्रेटिक और सेकुलर क्रिएट करे, और जो हमारे सिटीजन्स है इंडिया के सभी सिटीजन्स का वो राइट बचा के रखे, ठीक है, अपहोल्ड करके रखे राइट, ठीक है। इट एम टू क्रिएट द डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर फ्रेमवर्क दैट वुड अपहोल्ड द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने, कैसा, डेमोक्रेटिक और सेकुलर बने, जो हमारे जो सिटीजन इंडिया के उनका राइट और लिबर्टीज को वो बचा के रखे, ठीक है। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था कौन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो थर्डली क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट एज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसा था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, 1946 में बना है ना। तो और हमारे देश का आजादी कब मिला, 15 अगस्त 1947 को। तब तक के लिए तो फिर तब तक के लिए तो कोई ना कोई तो चाहिए ना, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना है तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बनेगा, कोर्ट वगैरह भी नहीं था। तब तक के लिए एक हेड बॉडी कौन रहेगा, मतलब लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ बनाने के लिए देश कैसे रन करना चाहिए, किसको क्या राइट देना चाहिए, गवर्नमेंट क्या काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, ठीक है, ब्रिटिश रूल से लेकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक क्या करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, वो एक क्या एक्ट करेगा, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट करेगा, ठीक है। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस, ओके, फॉर दैट पीरियड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज विल बी एक्ट एज ए सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, ओके। मीन्स जो हमारे कंट्री में जितना भी लॉ एंड ऑर्डर का जो लॉ एंड ऑर्डर का सभी वो क्षेत्र रहेगा, वो क्या कौन देखेगा, वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली देखेगा, ठीक है। तो वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो ब्रिटिश रूल से लेकर इंडिपेंडेंस तक। तो फोर्थली हमारा क्या है, इट डिबेट्स एंड फाइनलाइज द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगा, मतलब वो डिबेट करेगा, ठीक है। वो असेंबली में क्या करेगा, वो जो मेंबर्स है वो क्या करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो क्या फाइनलाइज करेंगे, वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो क्या क्या प्रोविजन रहना चाहिए ना, हमारे देश में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, और वो हमारे देश का क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए, है ना, वो सभी वो कौन सेलेक्ट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जितना भी मेंबर्स है वो डिबेट्स वगैरह करके हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था उसका वो क्या क्या प्रोविजन रहेगा, ठीक है, उसका वो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या रहेगा, उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या क्या रहेगा, वो सभी क्या करेंगे, वो डिबेट करके उसे फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, ओके। Lastly, okay, the Constituent Assembly successfully drafted and adopted the Constitution on 26 November 1947 and came into effect on 26 January 1950. Okay, so जो हमारा Constituent Assembly था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब बनाकर कब खत्म किया, वो डेट बहुत इंपोर्टेंट है। सो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था, तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो वो और इफेक्ट में आने के लिए, ठीक है, तो क्या फोर्स में आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो उसको फोर्स में आने के लिए मतलब टाइम नहीं, उसको फोर्स में आने वो बन के तैयार हुआ था, देखिए बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और वो कब से इफेक्ट में आया, कब से वो फोर्स में आया, तो वो आया 26 जनवरी 1950, ओके, जिसे हम आज 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं ना, तो वो दिन आया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो वो क्या है, मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कितना समय लगा, तो वैसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 2 years, ओके, 2 years 11 months है ना, 11 months then and 18 days, ओके, ओके, सो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, टोटल इतना लगा, ठीक है, 2 years 11 month and 18 days, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, वी हैव डिस्कस्ड द
definition, okay, historical background, objectives of Indian Constitution, some key figures, key personalities, okay, then composition and formation of Indian Constituent Assembly. So हम अभी एक दो शॉर्ट आंसर के लिए देखेंगे, ठीक है, वो ओके, सो शॉर्ट आंसर के लिए देखेंगे अभी हम। तो एक है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर है, जो ट्राई कलर है वो कब हमारा एडॉप्टेड हुआ था? तो ओके, दिस वेरी इंपोर्टेंट। सो जो हमारा देश का नेशनल फ्लैग है वो कब सेलेक्ट हुआ था, मतलब कब वो क्या हुआ था, एडॉप्टेड हुआ था? हमारा देश का जो फ्लैग का कलर है, मतलब फ्लैग कैसा रहेगा, वो कब फाइनल हुआ था, मतलब कि हमारा देश का जो फ्लैग है वो कैसा रहेगा, वो डिसाइड हुआ था कब? जुलाई 22 1947। ओके, 22 जुलाई 1947 में उसका वो क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो वो डेट है 22 जुलाई 1947। तो दूसरा है हमारा, तो जो हमारा देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके, हमारे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कौन है, राजेंद्र प्रसाद है ना, राजेंद्र प्रसाद है, वो कब बने थे? ओके, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो राजेंद्र प्रसाद, ओके, आरपी लिखा हूं मैंने यहाँ पे, जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो कब एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब एडॉप्ट किया था? तो वो किया था 24 जनवरी 1950। ओके, 24 जनवरी 1950। ओके, ये दिन ये दिन क्या हुआ था, ये दिन वो जो देश का नेशनल एंथम है ना, जो देश का नेशनल एंथम, और वो हम क्या लिख सकते हैं, ओके ओके, जो जनवरी 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, वो हमारे देश का फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, वो भी एडॉप्टेड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, और हमारा देश का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, वो भी इसी तारीख को क्या हुआ था, एडॉप्टेड हुआ था, ठीक है। तो और जो हमारा देश का नेशनल सॉन्ग है वो भी इसी तारीख को एडॉप्टेड हुआ था, वो था जनवरी 24 1950। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे class. I hope you have understand a little bit, and thank you so much. Okay.